हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बुद्धि की। इससे पहले हमने अधिगम वाला चैप्टर पढ़कर समाप्त किया और अधिगम के सारे सिद्धांत कंप्लीट किए। हम यहाँ पर पढ़ेंगे बुद्धि के बारे में। और बुद्धि यानी इंटेलिजेंसी, ये जो शब्द है 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। फ्रांसिस गाल्टन, बुद्धि शब्द 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। और बुद्धि का मतलब है तर्क करने की क्षमता, विचार करने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, या मैं कह सकती हूँ कि मनुष्य मानसिक जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है, यदि उन सभी का योग कर दिया जाए तो उसे कहा जाता है बुद्धि। यानी समस्त मानसिक योग्यताओं के योग को बुद्धि कहा जाता है। और बुद्धि जो है एक जन्मजात शक्ति है। बुद्धि क्या है? एक जन्मजात शक्ति है। यानी बुद्धि जन्म से ही हमारे साथ में आती है। और कहा जाता है कि किसी की भी बुद्धि कभी भी शून्य नहीं हो सकती। यानी थोड़ी भले ही कम मात्रा में हो, बिल्कुल कम मात्रा में हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी बुद्धि सभी में पाई जाती है। यानी किसी की भी बुद्धि कभी भी शून्य नहीं हो सकती। और ये जन्म से हमारे साथ में होती है। बुद्धि जो है, बुद्धि में कभी भी कमी या वृद्धि हम नहीं कर सकते, केवल इसका विकास होता है। यानी बुद्धि में कमी या वृद्धि नहीं होती, केवल इसका विकास होता है। और ये जन्म से हमारे साथ में आती है। और ये जो बुद्धि शब्द है 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। और हम देखते हैं कि अमूर्त चिंतन की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। अमूर्त, या कह सकते हैं कि बुद्धि क्या है? एक अमूर्त संप्रीति है। अमूर्त संप्रीति का मतलब होता है अमूर्त चिंतन की योग्यता। अमूर्त का मतलब हमने पहले भी समझा था कि जो वस्तु हमें दिखाई नहीं दे रही है, उसके बारे में भी यदि आप सोच सकते हो तो आप में क्या है? बुद्धि है। ठीक है। और बुद्धि कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। ठीक है। अमूर्त संप्रीति की योग्यता है। बुद्धि के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो परिभाषाएं हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहली परिभाषा जो इम्पोर्टेंट है वो है अल्फ्रेड बिने की। बिने ने बुद्धि के बारे में बताया कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। और 4 शब्द उन्होंने बताए: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। निर्देश और आलोचना। क्या कह दिया बिने जी ने कि बुद्धि केवल इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। अब देखो, याद कैसे कर सकते हैं हम? एक शब्द हमें ध्यान रखना है, आविष्कार। और बुद्धि के आविष्कारों का जो जन्मदाता है वो बिने को ही कहा जाता है। ठीक है। हमें पता है कि बुद्धि के आविष्कारों का जन्मदाता कौन है? बिने है। और यहाँ इस परिभाषा में क्या शब्द आया है? आविष्कार। तो ज्ञान, आविष्कार और निर्देश, आलोचना की बात जो करी है वो बिने ने करी है। नेक्स्ट परिभाषा में देखने को मिलती है बकिंगम। बकिंगम, इन्होंने कहा कि सीखने की शक्ति बुद्धि है। सीखने की शक्ति बुद्धि है। ऐसा बकिंगम का कहना है कि यदि आप में किसी नई चीज को सीखने की क्षमता है तो यानी आप में क्या है? बुद्धि है। तो याद कैसे करेंगे? बकिंगम नाम सुनते से ही हमें अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी का नाम याद आ जाता है। बकिंगम अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है। अब देखो, यूनिवर्सिटी में बच्चे क्या करने के लिए जाते हैं? सीखने के लिए जाते हैं। और बात यहाँ पर काय की आई है? सीखने की। यानी बकिंगम ने काय की बात करी? सीखने की। ठीक है। अगली परिभाषा हमें मिलती है वुडवर्थ की। वुडवर्थ, इन्होंने कहा कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। अब याद कैसे करेंगे? वुडवर्थ ने काय की बात करी? वर्क की बात करी। वुडवर्थ में भी पहले क्या आ रहा है? डब्ल्यू आ रहा है। और वर्क में भी पहले क्या आया? डब्ल्यू। यानी वर्क की बात किसने करी? वुडवर्थ ने करी। याद हो जाएगा। नेक्स्ट परिभाषा है रोस की। रोस ने कहा कि नवीन परिस्थितियों में चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। नवीन परिस्थितियों में
चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। ऐसा रोज का कहना है कि यदि आपके सामने कोई नवीन परिस्थितियां आई, नवीन वातावरण आया और आपने वहां पर सामंजस्य स्थापित कर लिया, अनुकूलन कर लिया, तो आप में क्या है? बुद्धि है। जैसे हम एक उदाहरण के थ्रू देख सकते हैं कि हम पढ़ाई करने के लिए गांव से कहाँ आते हैं? शहर आते हैं। शहर हमारे लिए बिल्कुल क्या होता है? नवीन होता है, यानी यहाँ का वातावरण कैसा होता है? नवीन। यदि हम यहाँ के वातावरण में ढल गए और हमने यहाँ पर सामंजस्य कर लिया, अनुकूलन कर लिया, तो हम में क्या है? बुद्धि है। और यदि हम यहाँ पर सामंजस्य नहीं कर पाए, यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से नहीं ढल पाए, तो हमें क्या आती है? रीस आती है। रीस का मतलब होता है क्रोध आता है। और बात भी किसने करी है? रोस ने करी है। यानी नवीन परिस्थितियों में हम अनुकूलन नहीं कर पाएंगे तो हमें रीस आएगी। और रीस की बात किसने करी? रोस ने करी। नेक्स्ट परिभाषा है वुडरो की। वुडरो ने कहा कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। यानी आप अलग अलग प्रकार का ज्ञान अर्जित कर रहे हो, नए नए व्यवहार को सीख रहे हो, तो आप में बुद्धि है, ऐसा वुडरो जी का कहना है। तो देखो याद कैसे करेंगे कि ज्ञान कैसा भी हो हमें सीख लेना चाहिए, हमें अर्जित कर लेना चाहिए। यानी ज्ञान को अर्जित करने में कभी भी किसी से डरो मत। और बात किसने करी है? वुडरो ने करी है। याद कैसे किया? ज्ञान को अर्जित करने में कभी किसी से डरो मत, वुडरो ने बात करी है। ठीक है। नेक्स्ट परिभाषा है गाल्टन की। फ्रांसिस गाल्टन, जिन्होंने 1885 में बुद्धि शब्द दिया। और गाल्टन ने कहा कि बुद्धि पहचानने की क्षमता है। गाल्टन ने क्या कहा? कि बुद्धि पहचानने की क्षमता है। हर परिभाषा में हमें केवल एक एक शब्द ध्यान रखना है। गाल्टन, यहाँ से हम एक शब्द निकाल सकते हैं गाल, और यहाँ से निकाल सकते हैं पहचानना। देखो यदि हमें किसी नए व्यक्ति को पहचानना है, एक बार हम उसे देखने के बाद दूसरी बार यदि देखते हैं तो हम उसके गालों को देखकर पहचानते हैं, है ना? पहचानते हैं किसको देखकर? उसके गालों को देखकर। और बात किसने करी है? गाल्टन ने करी है। नेक्स्ट परिभाषा है थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक ने कहा कि बुद्धि बहुत सारी विशिष्ट योग्यताओं का योग है। बुद्धि बहुत सारी विशिष्ट योग्यताओं का योग है। देखो याद करना बहुत आसान है इसको, बहुत सारी विशिष्ट योग्यताएं। और जब हम थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत में इनका एक सिद्धांत दिया इन्होंने, जिसका नाम है बहुबुद्धि सिद्धांत। और उस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि बुद्धि में बहुत सारी स्वतंत्र विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती हैं। क्या बताया सिद्धांत में? बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत का मतलब है बहुत सारी योग्यताएं। और यहाँ भी बात कौन सी करी उन्होंने? कि बुद्धि बहुत सारी विशिष्ट योग्यताओं का योग है। ये थॉर्नडाइक ने बताया। एक और परिभाषा है थॉर्नडाइक की, ये पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा में इन्होंने बताया कि बुद्धि पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता है। बुद्धि पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता है। जब हमने थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा था तो वहाँ पर पढ़ा था उन्होंने, उनके सिद्धांत का नाम है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। और उस सिद्धांत में बताया था उन्होंने कि बिल्ली पे प्रयोग करके बताया था कि बिल्ली ने क्या किया था? भोजन को प्राप्त करने के लिए दरवाजे को खोलने का प्रयास किया था, बार बार प्रयास किया था, लेकिन उसे त्रुटि हाथ लगी थी। हमने समझा था कि बिल्ली ने कई प्रयास किए और अंत में उसने एक बंद बना लिया था कि इस पिंजरे में एक लीवर है और इस लीवर के दबने से ये दरवाज़ा खुलता है और भोजन की प्राप्ति होती है। यानी बिल्ली ने जो पहले जो गलतियां करी थी, उन गलतियों से सीखा
यानी पूर्व अनुभवों से लाभ उठाया और अब केवल बिल्ली ने क्या किया, लीवर पर पैर रखते से दरवाजा खोलना सीख लिया था। यानी बिल्ली ने क्या कर लिया था, संबंध बना लिया था, पूर्व अनुभवों से लाभ उठा लिया था। जो गलतियां उसने पहले करी थी अब वो गलतियां दोबारा वो नहीं कर रही थी, ऐसा थार्नडाइक जी का कहना है। नेक्स्ट परिभाषा हमें देखने को मिलती है ब्लूम की। ब्लूम ने कहा कि बुद्धि नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। ब्लूम ने कहा कि बुद्धि नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। ऐसा ब्लूम का कहना है कि बुद्धि नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। नेक्स्ट परिभाषा है टर्मन की, और टर्मन ने बताया कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्षमता है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्षमता है। अमूर्त विचार जैसे जो वस्तु आपके सामने नहीं है और आपके मस्तिष्क में विचार चल रहा है उस वस्तु से संबंधित, और आप उस वस्तु के बारे में सोच पा रहे हो, तो आप में बुद्धि है। ऐसा टर्मन का कहना है कि अमूर्त वस्तु के बारे में यदि आप विचार कर पा रहे हो तो वो ही बुद्धि कही जाती है। नेक्स्ट परिभाषा है थ्रस्टन की, और थ्रस्टन ने बताया कि बुद्धि तर्क एवं चिंतन करने की योग्यता है। बुद्धि तर्क एवं चिंतन करने की योग्यता है, ऐसा थ्रस्टन ने बताया कि आप किसी के बारे में तर्क दे पा रहे हो, सोच पा रहे हो, कल्पना कर पा रहे हो, तो आप में बुद्धि है, ऐसा थ्रस्टन का कहना है। जबकि स्टर्नबर्ग का कहना है कि बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की योग्यता है। स्टर्नबर्ग ने कहा कि बुद्धि आलोचनात्मक ढंग से सोचने की योग्यता है। आलोचनात्मक ढंग से सोचने की योग्यता का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई कार्य किया है और आप उसमें आलोचना निकाल सकते हो कि ये कार्य ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, यानी इस कार्य में आप थोड़ा सा सुधार और कर सकते थे, आप उसकी आलोचना कर रहे हो, तो आप में बुद्धि है, ऐसा स्टर्नबर्ग का कहना है। और बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांतों में हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग मनोवैज्ञानिक उन सिद्धांतों की आलोचना करते हैं और बताते हैं कि इस सिद्धांत में ऐसा नहीं होना चाहिए था। यही क्या है, बुद्धि है, ऐसा स्टर्नबर्ग का कहना है। ये सभी बुद्धि की परिभाषाएं हमने कंप्लीट करी, और आगे हम देखते हैं कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है। बुद्धि के प्रकार दो ही व्यक्तियों ने बताए हैं, एक थार्नडाइक और एक गेरेट। यानी बुद्धि के जो प्रकार हम पढ़ेंगे वो थार्नडाइक के अनुसार पढ़ेंगे और एक गेरेट के अनुसार पढ़ेंगे। इन दोनों के ही नाम हमें बुद्धि के प्रकारों में मिलते हैं, और दोनों ने ही बुद्धि के 3 प्रकार बताए और सेम प्रकार बताए, केवल एक नाम का अंतर है। थार्नडाइक व गेरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। यहाँ पर पहली बुद्धि का नाम बताया मूर्त बुद्धि। अब अंतर इतना सा है कि जिस बुद्धि को गेरेट ने मूर्त बुद्धि नाम दिया, उस बुद्धि को थार्नडाइक ने यांत्रिक बुद्धि नाम दिया। बुद्धि समान है, केवल नाम का चेंज है। मूर्त बुद्धि किसने बताया, गेरेट ने, जबकि यांत्रिक बुद्धि किसने बताया, थार्नडाइक ने। और यांत्रिक बुद्धि को ही दूसरा नाम दिया इन्होंने, गामक बुद्धि। ठीक है, पहली बुद्धि क्या हो गई, मूर्त बुद्धि। ये किसने बताया, गेरेट ने बताया। इसी बुद्धि को यांत्रिक नाम किसने दिया, थार्नडाइक ने नाम दिया, यांत्रिक या गामक बुद्धि। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धि के प्रकारों में बुद्धि का मूर्त नाम किसने बताया, तो वो गेरेट ने बताया, जबकि यांत्रिक बुद्धि किसने बताई, थार्नडाइक ने बताई। दूसरी बुद्धि हमें पढ़ने को मिलती है, वो है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि। तीसरी बुद्धि है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि। अब एक एक को हम समझते हैं कि इनमें क्या होता है। पहली बुद्धि है मूर्त बुद्धि, और थार्नडाइक व गेरेट ने बताया कि इस बुद्धि वाले व्यक्तियों का संबंध यांत्रिक गुणों से है।
यानी इस बुद्धि में क्या होती है, यांत्रिक गुणों की प्रधानता, यांत्रिक गुणों की प्रधानता। मतलब ये है कि आप में मशीनों से संबंधित लगाव है, कुछ कार्य आप ऐसा कर सकते हो जो मशीनों से संबंधित है। जैसे इंजीनियर, उदाहरण दिया इन्होंने, इंजीनियर में यांत्रिक बुद्धि होती है, मूर्त बुद्धि होती है, ऐसा थॉर्नडाइक व गेरट का कहना है, क्योंकि इंजीनियर का जो काम होता है यंत्रों से संबंधित होता है, मशीनों से संबंधित होता है। नेक्स्ट इन्होंने उदाहरण दिया डॉक्टर, डॉक्टर में भी यांत्रिक बुद्धि पाई जाती है, मूर्त बुद्धि पाई जाती है। मैकेनिक कारीगर और मनोचिकित्सक। देखो क्या क्या उदाहरण दिए इन्होंने कि जिन व्यक्तियों में यंत्रों से संबंधित गुण पाए जाते हैं, यंत्रों से संबंधित जो कार्य करते हैं, मशीनों से जिसे लगाव होता है, उन सभी व्यक्तियों में मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि पाई जाएगी। और उदाहरण के लिए इन्होंने दिए इंजीनियर, डॉक्टर, मैकेनिक, कारीगर और मनोचिकित्सक, जो साइंटिस्ट हैं, उन सब में क्या पाई जाएगी, सॉरी साइंटिस्ट नहीं, मनोचिकित्सक की बात हुई केवल यहाँ पर, इन सब में मूर्त बुद्धि पाई जाएगी। जबकि अमूर्त बुद्धि का जो संबंध होता है वो शब्दों और अंकों से होता है। अमूर्त बुद्धि का संबंध शब्दों, अंकों या विचारों से होता है। इसमें क्या होता है, शब्दों व विचारों की प्रधानता होती है, जबकि मूर्त बुद्धि में यांत्रिक गुणों की प्रधानता होती है और इसमें शब्दों व विचारों की प्रधानता होती है। यानी जिसमें बोलने का तरीका अच्छा हो, जो विचार करने की योग्यता रखता हो, उसमें अमूर्त बुद्धि पाई जाएगी। और उदाहरण के लिए इन्होंने बताया कि एक कवि में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है, क्योंकि कवि बहुत अच्छे से सोच भी सकता है और बोल भी सकता है। कवि, लेखक, पत्रकार, वकील, व्याख्याता, कवि, लेखक, पत्रकार, वकील, व्याख्याता, दार्शनिक, वैज्ञानिक और अभिनेता। कवि, लेखक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और अभिनेता, इन सब में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है, क्योंकि इनमें बोलने की और विचार करने की प्रधानता होती है, विचार करने के गुण इनमें पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से पूछा जाएगा कि एक व्याख्याता है, उसमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो व्याख्याता में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, अमूर्त बुद्धि, क्योंकि उसमें बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है। सामाजिक बुद्धि में इन्होंने बताया कि इसमें सामाजिक गुणों की प्रधानता होती है। सामाजिक बुद्धि में सामाजिक गुणों की प्रधानता, यानी जिसमें समाज से संबंधित गुण हो, जो समाज के लोगों के साथ लगाव रखता हो, या फिर ये कहते हैं कि अपने व्यवहार से जो दूसरों को प्रभावित कर लेता हो, उसमें सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। और अपने व्यवहार से दूसरों को कौन प्रभावित कर लेता है, एक समाज सेवक। उदाहरण बताया इन्होंने कि एक समाज सेवक अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित कर सकता है। दूसरा इन्होंने उदाहरण दिया कि एक राजनेता है ना, एक राजनेता भी अपने व्यवहार से दूसरों को बहुत अच्छे से प्रभावित कर सकता है। एक व्यापारी में भी सामाजिक बुद्धि पाई जाती है ना। धर्मगुरु सन्यासी की बात करी है इन्होंने कि धर्मगुरु में भी सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, एक शिक्षक को भी इन्होंने सामाजिक बुद्धि में रखा है ना। हम शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि शिक्षक में कौन सी बुद्धि बताई थॉर्नडाइक और गेरट ने, सामाजिक बुद्धि। ठीक है, ये बुद्धि के प्रकार हमने देखे थॉर्नडाइक व गेरट के अनुसार। मूर्त बुद्धि यांत्रिक गुणों की प्रधानता, अमूर्त बुद्धि शब्दों व विचारों की प्रधानता, सामाजिक बुद्धि सामाजिक गुणों की प्रधानता। ठीक है, जिनका मशीनों से लगाव होगा उनमें यांत्रिक बुद्धि होगी,
जो बोलने की योग्यता रखते हैं उनमें अमूर्त बुद्धि होगी, और जो समाज से लगाव रखते हैं यानी अपने व्यवहार से दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं उनमें सामाजिक बुद्धि होगी। आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि बुद्धि के कई सिद्धांत हमें पढ़ने को मिलते हैं। जिस प्रकार हमने अधिगम के सिद्धांत पढ़े थे उसी प्रकार बुद्धि के भी कई सारे सिद्धांत हैं, और बुद्धि का सबसे पहला सिद्धांत हम पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। बुद्धि का एक कारक या इसी को कहते हैं एक तत्व या एक खंड सिद्धांत। बुद्धि का एक कारक, एक तत्व, एक खंड या इकाई सिद्धांत, और इसी का नेक्स्ट नाम है निरंकुशवादी सिद्धांत। निरंकुशवादी सिद्धांत। एक ही नाम के इतने सारे, एक ही सिद्धांत के इतने सारे नाम हैं। इसी को कहा जाता है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत, एक खंड सिद्धांत, इकाई सिद्धांत या निरंकुशवादी सिद्धांत। और ये जो दिया है ये दिया है अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने ने दिया। और देखो इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि बुद्धि में एक ही तत्व पाया जाता है। अपने एक खंड सिद्धांत में बिने जी ने बताया कि बुद्धि में एक ही तत्व पाया जाता है और इसी एक तत्व की सत्ता होती है। यानी जितनी भी मानसिक क्रियाएं हम करते हैं, जितनी भी मानसिक क्रियाएं करते हैं वो सारी इसी एक ही बुद्धि के कारण करते हैं। यानी और किसी तत्व की प्रधानता इन्होंने इस बुद्धि में नहीं बताई, इसलिए इसे निरंकुशवादी सिद्धांत कहा गया। किसी और का अंकुश इस पर नहीं बताया गया, केवल एक ही तत्व की प्रधानता बताई गई। और इसकी जो आलोचना करी है वो करी है जॉनसन ने। इस सिद्धांत की आलोचना, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत की आलोचना जॉनसन ने करी, और इन्होंने बताया कि यदि आप बताते हो कि केवल बुद्धि में एक ही तत्व पाया जाता है और मनुष्य जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है वो सभी इसी एक ही बुद्धि के कारण करता है, तो आप ये बता दीजिए कि एक ही व्यक्ति सभी क्षेत्रों में प्रांगण क्यों नहीं हो सकता। आप कहते हो कि सभी में एक जैसी बुद्धि पाई जाती है, तो फिर एक व्यक्ति सभी क्षेत्रों में पारंगत क्यों नहीं हो सकता। यानी एक व्यक्ति अच्छा क्रिकेटर क्यों नहीं हो सकता, अच्छा गायक क्यों नहीं हो सकता, अच्छा वकील क्यों नहीं हो सकता। मतलब उसमें सारे गुण क्यों नहीं आ सकते जब उसमें एक ही प्रकार की बुद्धि है, सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि है। तो इस सिद्धांत की आलोचना जॉनसन ने की गई और यह सिद्धांत मान्य नहीं हुआ, क्योंकि सभी व्यक्तियों में एक जैसी बुद्धि नहीं पाई जाती, और इस सिद्धांत को नाम दिया गया निरंकुशवादी सिद्धांत। और इस सिद्धांत में बिने ने क्या बताया कि बुद्धि अविभाज्य इकाई है। अविभाज्य इकाई यानी इसे अनेक खंडों में नहीं बांटा जा सकता, अलग अलग तत्वों में इसे नहीं बांटा जा सकता। अब अविभाज्य इकाई बताया बिने ने इसे। नेक्स्ट सिद्धांत हमें देखने को मिलता है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि का द्विखंड, द्वितत्व, द्विकारक सिद्धांत। इसी को कहते हैं सामान्य व वास्तविक मानसिक शक्ति का सिद्धांत। सामान्य व वास्तविक मानसिक शक्ति का सिद्धांत। अब ये जो सिद्धांत दिया है ये दिया है स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया था, जबकि द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। और इस द्विकारक सिद्धांत में स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो कारक बताए। बुद्धि के दो कारक बताए। पहला बताया इन्होंने जन्मजात कारक, जिसे इन्होंने जी फैक्टर नाम दिया, और दूसरा नाम बताया इन्होंने विशिष्ट कारक, जिसे इन्होंने स्पेशल फैक्टर नाम दिया। ठीक है।
अब ये बताते हैं कि व्यक्ति में एक जन्मजात कारक होता है, यानी व्यक्ति में जन्मजात योग्यता होती है जिसका नाम है जी, ऐसा इन्होंने बताया। और ये बताते हैं कि इस जन्मजात कारक के कारण, इस जन्मजात योग्यता के कारण व्यक्ति कई सारी योग्यताएं हासिल कर सकता है, यानी अलग अलग क्षेत्रों में पारंगत हो सकता है इस जी कारक के कारण, यानी जन्मजात योग्यता से वो कई सारी विशिष्ट योग्यताएं हासिल कर सकता है। इसको नाम दिया इन्होंने एस कारक, यानी S1, S2, S3, S4 और S5, ऐसी अनेक योग्यताएं वो हासिल कर सकता है इस जन्मजात योग्यता के आधार पर, इस जन्मजात कारक के आधार पर। और ये बताते हैं कि ये जो कारक होता है केवल एक ही होता है, जन्मजात कारक एक ही होता है, जबकि विशिष्ट कारक कई सारे हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं। और स्पीयरमैन बताते हैं कि जो जन्मजात कारक है वो ही जीवन में हमारी सफलता और असफलता के लिए जिम्मेदार होता है। यदि व्यक्ति जीवन में सफल होता जा रहा है तो मान लेनी चाहिए कि उसमें जो जन्मजात बुद्धि है वो अच्छी है, जो सामान्य कारक है उसका वो अच्छा है। यानी जीवन में सफलता और असफलता के लिए जो कारक जिम्मेदार होता है वो है जन्मजात कारक, सफलता व असफलता के लिए जिम्मेदार। और स्पीयरमैन ने बताया कि हम इस जन्मजात कारक को किसी अधिगम और प्रशिक्षण के माध्यम से बदल नहीं सकते। क्या बताया कि अधिगम और प्रशिक्षण के माध्यम से इस कारक को बदला नहीं जा सकता, जबकि विशिष्ट कारक को बदला जा सकता है। यानी आप कई सारी योग्यताएं और हासिल कर सकते हो अधिगम के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से। इसको बदला जा सकता है जबकि इसको बदला नहीं जा सकता है। जन्मजात कारक को नहीं बदल सकते, जबकि विशिष्ट कारक को हम बदल सकते हैं। ये जन्मजात होता है और ये कैसा होता है, अर्जित होता है। इसे जन्म लेने के बाद हम अर्जित करते हैं, ठीक है, ये स्पीयरमैन ने बताया। और ये जो कारक है जन्मजात कारक, इसे उन्होंने नाम दिया वास्तविक मानसिक शक्ति। जन्मजात कारक को उन्होंने नाम दिया वास्तविक मानसिक शक्ति, यानी हमारी जो मानसिक शक्ति है, जो वास्तविक शक्ति है, वो जन्मजात कारक है जो एक ही होता है। और इस कारक के आधार पर हम कई सारी विशिष्ट योग्यताएं हासिल कर सकते हैं। और स्पीयरमैन ने अपने सिद्धांत में बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया। स्पीयरमैन ने अपने सिद्धांत में बुद्धि का संबंध किससे बताया, चिंतन से बताया। कि यदि आप किसी वस्तु के बारे में, किसी घटना के बारे में चिंतन कर रहे हो तो आप में बुद्धि है, ऐसा स्पीयरमैन जी ने बताया। और इन्होंने बताया कि 16 वर्ष के बाद बुद्धि का बढ़ना, यानी 16 वर्ष के बाद बुद्धि का विकास होना बंद हो जाता है। सन पूछा जाता है कि स्पीयरमैन ने बताया कि 16 वर्ष के बाद बुद्धि का विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है, ऐसा स्पीयरमैन ने बताया। ठीक है, अब इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले का नाम है पियर्स एवं मन। दो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने इस सिद्धांत का समर्थन किया। समर्थन पियर्स एवं मन ने किया, जबकि इसका जो विरोध किया है, विरोध करने वाले का नाम है स्टीफेन एवं ब्राउन। स्टीफेन एवं ब्राउन, दो व्यक्तियों ने इसका विरोध किया और दो ने इसका समर्थन किया। समर्थन करने वाले ने इसे सही सिद्ध किया, जबकि विरोध करने वाले ने कहा कि ऐसा नहीं होता है, बुद्धि में जन्मजात सामान्य और विशिष्ट योग्यताएं नहीं पाई जाती है, ऐसा स्टीफेन एवं ब्राउन का कहना है। ये हमारा द्विकारक सिद्धांत समाप्त हुआ। नेक्स्ट सिद्धांत की हम बात करेंगे, वो है बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत। बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत, इसी को कहते हैं त्रिखंड सिद्धांत, त्रितत्व सिद्धांत। बुद्धि का त्रिखंड, त्रितत्व या त्रिकारक सिद्धांत, और इसे देने वाले भी हैं स्पीयरमैन।
यानी बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया, जबकि बुद्धि का 3 कारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया। और इस सिद्धांत में स्पीयरमैन ने बुद्धि के 3 कारक बताए। पहला इन्होंने नाम दिया सामान्य कारक, दूसरा इन्होंने नाम दिया विशिष्ट कारक, जो अपने द्विकारक सिद्धांत में भी बताए थे। केवल तीसरा तत्व इन्होंने जोड़ा जिसका नाम बताया समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत 2 कारक सिद्धांत में स्पीयरमैन ने बताया था कि व्यक्ति में एक जन्मजात शक्ति होती है जिसको उन्होंने नाम दिया सामान्य कारक, और उस जन्मजात कारक के कारण वो कई सारी योग्यताएं हासिल कर सकता है, जिसे उन्होंने कहा था विशिष्ट कारक या विशिष्ट योग्यताएं नाम दिया था। यहाँ पर बताया इस सिद्धांत में कि देखो एक जनरल फैक्टर होता है, इस जनरल फैक्टर के कारण व्यक्ति विशिष्ट योग्यताएं हासिल करता है। यहाँ पर हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे हमने डॉक्टर कुमार विश्वास का उदाहरण लिया कि डॉक्टर कुमार विश्वास में कवित्व वाली जन्मजात शक्ति थी, यानी वो शुरू से ही उनमें जन्मजात शक्ति थी कि वो कवि थे। ठीक है, ये उनका जन्मजात गुण था, ये उनका जनरल फैक्टर था। अब इस जन्मजात शक्ति के कारण वो आगे आए और कई क्षेत्रों में उन्होंने अलग अलग विशेष योग्यताएं हासिल कर ली, यानी अब वो पॉलिटी में भी चले गए, अच्छे मोटिवेशनर भी हैं, वो अच्छे वक्ता भी हैं। यानी इस जन्मजात फैक्टर की वजह से उन्होंने कई सारे स्पेशल फैक्टर का निर्माण कर लिया। यहाँ पर स्पीयरमैन जी बताते हैं कि अब जो कुमार विश्वास हैं वो इस स्पेशल फैक्टर की वजह से भी जाने जाते हैं और जनरल फैक्टर की वजह से भी जाने जाते हैं, यानी कवि की वजह से भी वो जाने जाते हैं और एक राजनेता की दृष्टि से भी वो जाने जाते हैं। यानी दोनों के आधार पर, दोनों के मिले जुले रूप को स्पीयरमैन ने नाम दिया समूह कारक सिद्धांत या ग्रुप फैक्टर, जिसे हम कहते हैं ग्रुप फैक्टर। यही है समूह कारक सिद्धांत कि आप इसकी वजह से भी जाने जाओगे और इसकी वजह से भी, दोनों ही विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं और इसे उन्होंने नाम दिया समूह कारक सिद्धांत। इतना सा बताया अपने सिद्धांत में। नेक्स्ट सिद्धांत आता है बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत। बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत चौथा सिद्धांत है बहुखंड सिद्धांत। इसी को कहा जाता है बहुतत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, या फिर इसे कहा जाता है मात्रा का सिद्धांत, मात्रा का सिद्धांत। इसी को कहा जाता है बालू का सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत। और इसी का एक और नाम है असत्तात्मक सिद्धांत, असत्तात्मक सिद्धांत। और ये दिया है थार्नडाइक ने। देखो अल्फ्रेड बीने ने अपने एक कारक सिद्धांत में बताया था कि बुद्धि का केवल एक तत्व है, सारी जितनी भी मानसिक क्रियाएं हम करते हैं उस एक ही तत्व के आधार पर करते हैं। जबकि थार्नडाइक ने अपने बहुखंड, बहुतत्व या बहुकारक सिद्धांत में बताया कि बुद्धि में कई सारे तत्व पाए जाते हैं, कई सारी अलग अलग अनेक असंख्य योग्यताएं पाई जाती हैं। यानी ये बुद्धि है, इसमें कई सारी अलग अलग अनेक असंख्य योग्यताएं पाई जाती हैं, ऐसा थार्नडाइक जी का कहना है। और वो कहते हैं कि जब व्यक्ति में कोई समस्या आती है, कोई उद्दीपक, वातावरण में कोई उद्दीपक वो देखता है, कोई समस्या वो देखता है, उस समस्या से संबंधित तुरंत उसके अंदर वो योग्यता आ जाती है जो उस समस्या के हल तक उसे पहुंचाएगी। ऐसा थार्नडाइक जी का कहना है कि बुद्धि में अनेक प्रकार की योग्यताएं पाई जाती हैं और वातावरण में जिस प्रकार का उद्दीपक वो देखती है उससे संबंधित योग्यता सुचारू हो जाती है। यानी बुद्धि कई तत्वों का समूह है। थार्नडाइक जी का कहना है कि बुद्धि कई सारे तत्वों का समूह है, किसी एक की इसमें सत्ता नहीं है, किसी एक तत्व का महत्व नहीं है, इसलिए इसे असत्तात्मक सिद्धांत कहा जाता है। अब देखो इसे बालू का सिद्धांत क्यों कहा। थार्नडाइक जी बताते हैं
कि जिस प्रकार एक बालू के कण का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन बहुत सारे बालू के कणों को मिलाने से, असंख्य बालू के कणों को मिलाने से एक बालू के ढेर का निर्माण हो जाता है, जिसकी चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है और जिसका वजन भी होता है। यानी इतने सारे बालू के कणों को मिलाने से एक बालू का ढेर बना जिसका महत्व है, जबकि एक बालू के कण का कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार थॉर्नडाइक ने बताया कि बुद्धि अनेक असंख्य योग्यताओं का योग है। किसी एक योग्यता को हम बुद्धि नहीं कह सकते। यानी बुद्धि में कई सारी विशेषताएं पाई जाती हैं, कई सारी योग्यताएं पाई जाती हैं। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार छोटे छोटे परमाणुओं से एक अणु का निर्माण होता है ना, एक छोटे छोटे परमाणुओं से एक अणु का निर्माण होता है, इसलिए इसे परमाणु का सिद्धांत भी कहते हैं। एक बालू से एक बालू के ढेर का निर्माण होता है, इसलिए इसे बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है। और बुद्धि में थॉर्नडाइक जी ने मुख्य रूप से 6 योग्यताएं बताई अपने सिद्धांत में। थॉर्नडाइक ने बहुतत्व सिद्धांत में या बहुकारक सिद्धांत में मुख्य रूप से 6 प्रकार की योग्यताएं बताई। और पहली योग्यता उन्होंने बताया कि जब भी वातावरण में कोई उद्दीपक व्यक्ति देखता है और उस उद्दीपक से संबंधित समस्या, उस समस्या से संबंधित उद्दीपक तुरंत उसके मस्तिष्क में वो विचार सक्रिय हो जाता है, वो योग्यता सक्रिय हो जाती है। यानी 6 प्रकार की योग्यताएं हमारे मस्तिष्क में सक्रिय रहती है। पहली योग्यता उन्होंने बताई शाब्दिक योग्यता। शाब्दिक योग्यता। दूसरी योग्यता बताई उन्होंने आंकिक योग्यता, यानी अंकों से संबंधित यदि कोई समस्या हमारे सामने आई है नापने तोलने से संबंधित, तो तुरंत हमारी आंकिक योग्यता सुचारू हो जाती है। तीसरी उन्होंने बताई तार्किक योग्यता। तार्किक योग्यता, दिशा योग्यता, पांचवी बताई उन्होंने भाषण योग्यता और छठी उन्होंने बताई स्मृति योग्यता। शाब्दिक योग्यता, जब भी शब्दों से संबंधित समस्या आती है कि मुझे यहाँ क्या बोलना है, तो तुरंत शब्द मस्तिष्क में सक्रिय हो जाते हैं, यानी शाब्दिक योग्यता कार्य करने लग जाती है। दूसरे नंबर पर बताया अंकों से संबंधित समस्या आने पर आंकिक योग्यता सक्रिय हो जाती है, जबकि रीजनिंग से संबंधित समस्या आने पर तार्किक योग्यता सक्रिय हो जाती है। और दिशा से संबंधित समस्या आने पर दिशा संबंधित योग्यता मस्तिष्क में सक्रिय हो जाती है। और याद रखने, हमें किसी चीज़ को याद रखना है, स्मरण उसका रखना है, तो तुरंत स्मृति योग्यता मस्तिष्क में सक्रिय हो जाती है। ये 6 प्रकार की मुख्य योग्यताएं थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में बताई। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो सिद्धांत पढ़ेंगे उसका नाम है समूह कारक सिद्धांत, समूह तत्व सिद्धांत, जो थर्स्टन एवं केली ने दिया था, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।